प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के पहले चैप्टर की भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में। उससे पहले हम इसकी साहित्य स्रोत धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार कैसे हुआ, कैसे उसकी जानकारी बढ़ी। प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया वह है भारतीय संस्कृति। और यह सैनिक आक्रमण नहीं अपितु एक सांस्कृतिक विनिमय के स्वरूप का था। विनिमय का मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, मुद्रा आदान प्रदान करना, सामान बेचना खरीदना, यही संस्कृति है। जैसे भारत के लोग वस्तु खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसी विदेश में जाना, जैसे कि जहाँ आपने चाय बनाना सीखे, ये अंग्रेजों की देन है। शायद भारत के लोग गुलाम होने से पहले चाय के बारे में जानते ही नहीं थे। अंग्रेज जैसे ही भारत में आए, वो भारत में बसे, भारत में रहे, उन्होंने अपनी संस्कृति का यहाँ भारत में प्रचार किया। जैसे कि आज अंग्रेजी महीनों के नाम अपने जानते हैं, जनवरी फरवरी अंग्रेजों की देन है, हमारे तो हिंदी महीने हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही भारत के लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाया करते थे, तो वो जिस देश में भी जाते थे वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वैसे ही भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवपूर्ण रही है। भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति बड़ी ही अच्छी रही है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही हमें भारतीय संस्कृति का विषम स्वरूप दिखाई देता है। उत्खनन से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, शायद आज से हजारों लाखों साल पहले उस वस्तु का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए वो हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है। और कई पुरातात्विक अवशेष, जैसे कई जमीन जोतने के निशान, पत्थरों पे कलाकारी के निशान, शिल्पकला, लेखन कला, चित्रकला, कुछ इस प्रकार की संस्कृति भी हमें अवशेषों के दौरान मिली है। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। चीन की दीवार अपने सब जानते हैं विश्व के अजूबों में से एक है। तो वहाँ भी भारतीय संस्कृति का प्रचार है संस्कृत भाषा में। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग, बहुत बोलियों का प्रयोग, अनेक जाति के लोग, अनेक समाज के लोग यहाँ रहा करते हैं। तो आज भी हमें चीन की दीवार में संस्कृत भाषा में यह देखने को मिलता है कि यक्षों के द्वारा, आक्रमणियों के द्वारा ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो वो भी हमारी ही संस्कृति है। आगे भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं मिलता, बल्कि पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को बताया है। भारत के अतीत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, जैसे हमारे पुराने महापुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, उनमें देखने को तो मिलता ही मिलता है। जैसे रामायण की बात करें,
अपने कहते हैं श्री राम, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो वहाँ भी हमें भारत की संस्कृति देखने को मिलती है कि एक पुरुष की क्या मर्यादा होती है, स्त्री के प्रति उसकी मर्यादा, माता पिता के प्रति मर्यादा, धर्म के प्रति। तो ये सारी भारतीय संस्कृति हमें ग्रंथों में, वेदों में देखने को मिलती है। और साथ साथ पश्चिमी इतिहासकार और विद्वानों ने भी इसे बड़ी ही श्रेष्ठता के साथ इसको लिखा है, जो आज हमें देखने को मिलता है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा ही एक इतिहासकार म्यूर था जिसने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। म्यूर ऐसा कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर प्रकृति का जो सुंदर रूप है, प्रकृति मेहरबान है। हर जगह देखने को हरियाली मिलती है, तरह तरह की फसलें, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के लोग, रंग बिरंगी उनकी वेशभूषाएं, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं, तरह तरह के समाज के लोग, अलग अलग उनका खाना पीना। तो ऐसा देखने को मिलता है। भारत को पहले भी विविधता में एकता ऐसा कहा जाता है कि अनेक जाति के लोग भारत में रहते हुए भी वह एक है। भारत, अगर कोई विदेशी भारत में आकर के बस जाए तो भारत उसको अपना मानता है, उसको अपने भारत देश की नागरिकता प्रदान करता है। तो ये चीज़ भारत में देखने को मिलती है। और वनस्पतियों की तुलना में पूरे विश्व में भारत की कोई बराबरी ही नहीं है। भारत में इतनी वनस्पतियां अपने को देखने को मिलती हैं, इतनी भारत में जड़ी बूटियां हैं कि इसकी पूरे विश्व में कोई भी बराबरी नहीं है। कोई अन्य जगह पर विश्व के किसी भी कोने में ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी औषधियां, ऐसी वनस्पतियां आपको नहीं मिलेंगी जो भारत देश में मिलती हैं। एक लेखक और अपना भाव प्रकट कर रहा है, सर वाल्टर रेले एक इतिहासकार है। उसने लिखा है, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारतखंड में हुआ है। उसका ये मानना है कि जो पहला मनुष्य बना वो भारत में ही बना है, भारत में ही उसने जीना सीखा है। उसने जीवन की शुरुआत, अपने जीवन की यात्रा भारत से ही उसने शुरू की है। और इतिहासकार कर्नल अलकाट ने लिखा है, मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही माना है। मानव संस्कृति, मानव ने बोलना चालना सीखा है, रहना खाना पीना, समाज बनाकर रहना, गांव में रहना, नगरों का व्यापार, खेती करना, व्यापार करना, वस्तु विनिमय करना, ये सब जानकारियां मनुष्य ने भारत देश से ही सीखी है। जब फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, उसको एक ऋग्वेद की कॉपी दी गई थी, तब उसके भाव थे कि यह देन, कि यह जो ऋग्वेद की कॉपी उसको दी है, यह इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे, कि जो भी अन्य देश है वो हमेशा हमेशा के लिए भारत देश के ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे, कि उन्होंने ऋग्वेद उनको पढ़ने के लिए दिया है। और ऋग्वेद को पढ़कर उन्हें इतनी जानकारियां प्राप्त हुई कि उन्होंने यह यहाँ तक कह डाला कि वो सदैव भारत देश का ऋणी रहेगा। मैक्स मूलर इतिहासकार है, उसने लिखा है, यदि कोई मुझसे पूछे कि मानव अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता वह शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची है, तो संसार के गूढ़तम रहस्यों का
विश्लेषण किस देश में हुआ है? प्लेटो कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं? तो मैं त्रिबार उत्तर दूंगा, यानी हर बार मैं उत्तर दूंगा हिंदुस्तान। कि ये सब कुछ सीखने को कहाँ मिला? हिंदुस्तान में। ये सारी रोचक तथ्य, सारी जानकारी, जो भी संसार के गूढ़ रहस्य हैं, वो सब जानकारियां मुझे भारत देश में ही मिली हैं, मैं ऐसा कहूँगा। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग अपनी खोज के अनुसार, अपने अलग अलग तथ्यों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार वो अपनी अलग अलग राय देते हैं। कोई इतिहासकार कहता है कि भारत व्यापार के माध्यम से पूरे विश्व में सबसे आगे है, तो कोई कहता है संस्कृति के माध्यम से आगे है, कोई कहता है वनस्पति के माध्यम से आगे है, कोई कहता है धर्म के माध्यम से। तो अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग राय है, लेकिन हर इतिहासकार का यही मानना है कि भारत देश सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा देश है। भारत जैसी संस्कृति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आगे कह रहा है, अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। अग्नि पुराण जैसे अपने शिव पुराण है, महापुराण है ना, तो ऐसा ही अग्नि पुराण है, उसमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। यानी समुद्र के पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। समुद्र के पार के जो देश हैं, भारतीय प्रदेश जो पहले समुद्र के पार भी हुआ करते थे, भारत का क्षेत्र दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में लड़ाइयों के कारण, अपने हिस्से बांटने के कारण अलग अलग देश जो बंट गए हैं। लेकिन आज से हजारों लाखों साल पहले बात करें तो भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था। समुद्र के उस पार भी भारत के कई प्रदेश आते थे। तो समुद्र के पार के जो भारत के प्रदेश आया करते थे उनको द्वीपांतर कहा जाता है। इनमें 9 द्वीप थे, जिसमें से वर्तमान में हैं जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबुज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका, ये आदि भारत देश के 9 द्वीप हुआ करते थे जो समुद्र के पार। मलाया मलेशिया, लंका तो श्रीलंका, पुराने समय में रामायण में हमें देखने को मिलता है कि लंका, तो वो आज श्रीलंका है, तो वो भी कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस प्रकार जो समुद्र के पार के जो 9 द्वीप थे वो भारत के प्रदेश थे और उनको द्वीपांतर कहा जाता था। यूरोपीय विद्वान सिल्वेन लेवी ने भारतीय द्वीप समूह का प्रयोग किया है। अरबी भूगोलवेता मसूदी ने भी कहा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। समुद्र पर भी भारत का अधिकार हुआ करता था और भूमि पर भी भारत ही रहा करता था। समुद्र के इस पार और समुद्र के उस पार अगर भारत के ही देश हुआ करते थे तो समुद्र पर भी भारत का ही अधिकार हुआ करता था। उसकी सीमा जावाग यानी सुमात्रा से जावा तक फैली हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारत दूर दूर तक अपना व्यापार किया करता था, अपनी संस्कृति फैलाया करता था। जैसे ब्रह्मदेश, श्यामा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान और कोरिया, वहाँ दूर दूर तक पहुंचकर वह अपनी राजनीतिक सांस्कृतिक अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपनी संस्कृति फैलाई, उनको अपने में मिलाने का प्रयास किया।
प्रशांत महासागर के द्वीप से ऐसे ही अन्य नाविक हैं पर्यटक मध्य अमेरिका और मैक्सिको, हॉन्डुरास, दक्षिणी अमेरिका के पेरू, बोलीविया तथा चिली के विभिन्न स्थानों पर भारत के लोग पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए, वहां पर रहने लगे। और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो आज हमने भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, भारत के क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, किन देशों से भारत अपना व्यापार किया करता था, भारत देशों के प्रति इतिहासकारों की क्या राय थी, इतिहासकारों का क्या मत था, इनके बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की, हमने पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।